जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम करने वाले हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 1996 में पूछे गए भूगोल, वो भी भारत के भूगोल के प्रश्नों के बारे में चर्चा कि किस प्रकार से प्रश्न आपको बहुत आसानी से पूछे जाते हैं। इसमें रटने वाली कोई भी बात नहीं रहती है। यूपीएससी चाहती है केवल आप कॉन्सेप्ट समझें और उत्तर लगाएं। रटने वाला काम जो है नीचे अधिकारी का होता है। जो ऊपर अधिकारी जो डीएम या फिर एसपी बनते हैं, उनका काम केवल डिसीजन मेकिंग है। इसलिए यूपीएससी चाहती है कि आप कितना कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं। चलिए आज का प्रश्न शुरू करते हैं कि क्या प्रश्न है और कैसे इसको बनाना है। तो एक पहला प्रश्न है आज का हमारा, नीचे दिए हुए मानचित्र पर ध्यान दीजिए। भारत के तटीय क्षेत्र के ये भाग दर्शाते हैं। इनमें से आपको बताना है कि ऑप्शन में कौन सा वो चित्र है जो इसमें आपको दिखाया गया है। अब इमेज अच्छे से देख लीजिए। ये हमारा भारत हो गया, ठीक है। ये हमारा, सॉरी, ये भारत के तट रेखा है। बाकी आपको थोड़े डैश दिखाई दे रहे हैं ना, कुछ हल्के डैश हैं, कुछ मोटे डैश हैं, कुछ को हल्के दिखाया गया है, कुछ को भारी दिखाया गया है। अब ये है क्या, ये आपको यूपीएससी जानना चाहती है। ऑप्शन नंबर ये है कि ये समुद्र तटीय प्रदूषण क्षेत्र है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी कहता है कि लवण गहनता समताप क्षेत्र है। वे क्षेत्र जिन तक प्रभुसत्ता का विस्तार है भारत का, ठीक है। ये दूसरा ऑप्शन है। लास्ट ऑप्शन है अंतर्जलीय उच्चावच रेखा। यदि आपने यदि आपने भारत का मैप, यदि अच्छे से भारत का मैप या विश्व का मैप कभी अच्छे से देखा होगा तो आपको बहुत आसानी से इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। चलिए हम अवलोकन करते हैं मैप का। ये देखिए, ये है हमारा भारत का मैप। अब ये देखिए तटीय रेखा को ध्यान देखिए, ये तटीय रेखा है भारत के। और तटीय रेखा के थोड़े दूर बाद आपको हल्के नीले रंग का एरिया दिखाई देगा, हल्के रेंगे, है ना। जी, जितना भी आप तटीय रेखा दिखे, मेरे कलम जहाँ चल रहा है उसको देखते जाइए। ये तटीय रेखा के आसपास की जो कुछ एरिया है वो हल्के दिखाई दे रहे हैं आपको, हल्के नीले रंग का, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास का जो एरिया है वो भी आपको हल्के दिखाई दे होंगे। लेकिन जो शेष जो गहरे नीले कलर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, कुछ अलग है। अब ये अलग क्यों है? तो जो हल्के नीले रंग के जो क्षेत्र हैं वो समुद्र का उथला हुआ क्षेत्र है, ठीक है। जब भी आप अगर तालाब गए होंगे, तालाब में नहाने गए होंगे, तो जो तालाब का में जैसे ही पानी में आप जाएंगे तो थोड़े दूर बाद से आपका जो गहराई बढ़ने लगता है। उसी प्रकार समुद्र में भी होता है कि जब से तटीय रेखा लगता है, जहां से तटीय रेखा स्टार्ट होती है वहां का जमीन उथला हुआ रहता है। उथले हुए चित्र को मैप में हल्के नीले रंग का दिखाया जाता है। और जो गहरे हुए हैं, है ना, मतलब जो गहरे एरिया है उसको गाढ़े नीले रंग का दिखाया जाता है। अब आसानी से देख सकते हैं, ये देखिए, ये हमारे कौन सा द्वीप है? ये लक्षद्वीप है। यहाँ पे लक्षद्वीप फैला हुआ है। और ये है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। तो इस प्रश्न से ये प्रश्न उत्तर मिलता है कि जो हमारा तटीय रेखा के जो भी स्थिति है ना, जो गाढ़े में दिखाई दे रहा है वो गहरे समुद्र है। और जो उथला, है ना, जो हल्का डैश में दिखाया गया है वो तटीय रेखा के क्षेत्र है, उथला हुआ क्षेत्र है जहाँ पे लोग रहते हैं या द्वीप है, जैसे ये अंडमान निकोबार द्वीप और यहाँ पे लक्षद्वीप, है ना। यहाँ पे, यहाँ या फिर यहाँ पे जंगल झाड़ियां हैं, यही इसमें दिखाया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? अंतर्जलीय उच्चावच रेखा, ठीक है। अंतर्जलीय उच्चावच मतलब ये है कि जली में कौन सा गहरा है, कौन सा उथला हुआ भाग है, ये इसमें दिखाया गया, ठीक है। तो यूपीएससी आप कोई हार्ड प्रश्न नहीं पूछती है, बस ये जानना चाहती है कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। अगला प्रश्न है कि पश्चिम हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पति 3000 मीटर की ऊंचाई तक ही उपलब्ध होती है, जबकि पूर्वी हिमालय में यह 4000 मीटर की ऊंचाई तक उपलब्ध होती है। एक ही पर्वत श्रृंखला में इस विविधता का कारण क्या है? ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर बहुत इजी है यदि आप इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो। इस कॉन्सेप्ट क्या समझना है आपको? वनस्पति, ये देखिए वनस्पति, ठीक है। और वनस्पति, पहली बात, वनस्पति जो है हाइट पर भी डिपेंड करती है। साथ साथ क्योंकि हमको प्रश्न में कहा गया है कि कम हाइट में जो पूर्वी हिमालय है वहाँ 3000 मीटर तक पाई जा रही है वनस्पति, उसके साथ साथ जो पूर्वी हिमालय है वहाँ 4000 मीटर तक पाई जा रही है। वनस्पति को प्रभाव करने वाले दो मेन फैक्टर हैं। पहला है आपका हाइट, दूसरा है वर्षा, ठीक है। पहला है हाइट, दूसरा है वर्षा। यदि आपके वर्षा वाला चैप्टर क्लियर है कि हिमालय या फिर भारत के किस क्षेत्र में कितना वर्षा ज्यादा होता है, यदि अधिक वर्षा तो अधिक वहां पे आपको क्या मिलेगा? वनस्पतियां मिलेंगी, ठीक है। और कम वर्षा तो कम वनस्पतियां मिलेगी। जैसे आप आर्क मरुस्थल में, सॉरी, आप मरुस्थल में चले जाइए, वहां आपको कम कम वर्षा दिखती है तो वहां वनस्पति नहीं दिखती। उसी प्रकार जो हमारा पश्चिमी हिमालय है वहां वर्षा नहीं होती, कम होती है,
ठीक है। दूसरी बात, वर्षा नहीं होने की वजह से वहाँ हमेशा ग्लेशियर रहते हैं, इस वजह से वहाँ वनस्पति नहीं होती। तो हमारा प्रश्न उठता है कि पूर्वी हिमालय में ही क्यों वर्षा अधिक होती है। अब वर्षा अधिक हुई है तभी 4000 मीटर के ऊपर तक जाने पर भी हमको वनस्पति दिखाई देती है, क्योंकि मानसूनी वर्षा पूर्वी हिमालय अधिक प्राप्त करता है ना। वहाँ गारो खासी जयंतिया की जो पहाड़ियां हैं उसकी वजह से मानसूनी वर्षा अधिक होती है। मानसूनी वर्षा अधिक होने की वजह से पूर्वी हिमालय में अधिक वर्षा होती है और अधिक ऊंचे हाइट तक वर्षा होती है, इसलिए वहां वनस्पतियां पाई जाती हैं। ठीक है, अब देखते हैं हमको ऑप्शन क्या क्या दिया गया था। पूर्वी हिमालय का पश्चिमी हिमालय से अधिक ऊंचा होना, ये तो है ही नहीं क्योंकि यहाँ साफ साफ बोल रहा है। ठीक है, पूर्वी हिमालय का भूमध्य रेखा एवं समुद्र तट की पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा निकट होना, इस वाले ऑप्शन पर हम बाद में चर्चा करेंगे। सी को देखिए, पूर्वी हिमालय से पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक मानसून वर्षा प्राप्त करते हैं, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, पूर्वी हिमालय की चट्टानों का पश्चिमी हिमालय की चट्टानों से अधिक उर्वर होना, ये गलत है क्योंकि हिमालय का जो बनावट है वो सभी जगह एक बराबर है, क्योंकि वो टेथिस सागर से ही बना है। ठीक है, अब इसका प्रूफ देखिए, ये देखिए, जब भी आप मैप देखेंगे तो औसत वर्षा आपको दिखेगी। औसत वर्षा कहाँ है, जहाँ पे डार्क हरा है ना, गहरा हरा कहाँ पे, ये देखिए हमारे पूर्वी हिमालय में गहरा हरा भाग है। इसका मतलब ये जो क्षेत्र है अधिक वर्षा प्राप्त करने वाले हैं। ठीक है, इसके विपरीत देखिए पश्चिमी हिमालय, ये देखिए पश्चिमी हिमालय बहुत कम वर्षा प्राप्त करने वाला एरिया है, इसलिए यहाँ अधिक ऊंचाई पर हमको वनस्पतियां दिखाई नहीं देती। ठीक है, यूपीएससी कितना आसानी से आपको प्रश्न पूछ दी, यदि आपको मैप याद होता, औसत वर्षा वाला याद हो जाता कि किस क्षेत्र में कितना वर्षा होता है, तो आप इस प्रश्न को बना सकते थे। ठीक है, तो इसका उत्तर समझ आ गया, ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तर है। लेकिन मैंने कहा था कि बी पर हम विचार करेंगे। इन केस यदि सी हमारा आंसर नहीं होता, मान लेते हैं सी हमारे ऑप्शन में नहीं होता, तब क्या हम बी लगा सकते थे क्या। कहा गया है कि पूर्वी हिमालय भूमध्य रेखा एवं समुद्री तट पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक निकट होती है। ठीक है, तो ये जो पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय जो है भूमध्य रेखा से तो एक ही दूरी पर है, लेकिन समुद्री तट के अगर बात कहा जाए, समुद्री तट के बारे में बात कहा जाए, तो हमारा पश्चिमी हिमालय, ठीक है, पूर्वी हिमालय, हाँ कहा जाए कि तो पूर्वी जो हिमालय है हमारे समुद्र तट के पास में। ठीक है, तो यदि सी ऑप्शन नहीं होता तो हम बी को लगा सकते थे, लेकिन सी है इसलिए हम सी को ही लेके चलेंगे। अब समुद्री तट क्यों कहा गया, क्योंकि जो क्षेत्र समुद्र से जितना निकट होता है वहां अधिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों को उत्तर से दक्षिण के आधार पर क्रम स्थापना करने पर सही अनुक्रम क्या है। ठीक है, निम्नलिखित नदियों को उत्तर से दक्षिण दिशा के आधार पर क्रम में यदि जमाया जाए तो उसका सही क्रम क्या होगा। किशन गंगा, गंगा, वेन गंगा और पेन गंगा, ये चार नदियों के नाम दिए गए हैं। उसको ऊपर से नीचे हमको सजाना है। ठीक है, ऊपर से नीचे से हमको सजाना है, तो देखिए जो हमारा गंगा है, जो किशन गंगा है, ये हमारे जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, और जो गंगा तो आपको पता है यूपी में है, और जो वेन गंगा है, वेन गंगा आपके सतपुड़ा से निकलती है। ठीक है, वेन गंगा जो है आपके कहाँ से निकलती है, सतपुड़ा पर्वत से निकलती है। जबकि जो पेन गंगा है वो गोदावरी की सहायक नदी है, जो गोदावरी की सहायक नदी है। इस प्रकार यदि हम देखे जाए, यदि हम दो ही ऑप्शन लेके चले कि किशन गंगा और वेन गंगा, इसका मतलब किशन गंगा पहले आएगा तो पहले एक होगा और दूसरे के बाद दो होगा। अब बाय ऑप्शन आप छांटना चाहे तो छांट लीजिए, पहले एक होना चाहिए उसके बाद ही दो आना चाहिए, तो एक और दो ठीक है, यहाँ पे दो और एक गलत, दो और एक गलत, एक और दो। अब आप 50-50 भी खेल सकते हैं, लेकिन सबको पता है कि वेन गंगा और पेन गंगा, यदि आपको पेन गंगा पता है, पेन गंगा गोदावरी में है और वेन गंगा सतपुड़ा में है, तो आप आसानी से इसका उत्तर लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, किशन गंगा, गंगा, वेन गंगा और पेन गंगा, मतलब 1, 2, 3 और 4, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसी को आप प्रूफ के साथ देख लीजिए मैप में। ठीक है, ये मैप में देखेंगे तो ये तो गंगा वाला क्षेत्र तो हमारा यहाँ पे, हमको ये पता है गंगा यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे आपका कहीं ना कहीं आपको वेन गंगा मिलेगा, है ना, यहाँ पे वेन गंगा मिलेगा और नीचे आपको पेन गंगा मिलेगा। ठीक है, यदि मैप से भी अभी यदि आप याद किए हैं नदी को, तो भी आप इस प्रश्न को आराम से बना सकते थे। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास अधिकतम उत्पादन करता है। देखिए, कब जब भी आपको भूगोल में प्रश्न पूछा जाएगा ना, तो कपास अधिकतम उत्पादन करता है। ऐसा नहीं है कि केवल कपास उत्पादन करता है या फिर अन्य क्षेत्रों में कपास उत्पादन नहीं होता होगा,
लेकिन यदि हम भूगोल की दृष्टि से देखा जाए, यदि 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो चारों में हमको कंपेयर करना होगा कि कहाँ अधिक और कहाँ कम है। अब इस प्रश्न को बनाने से पहले आपको कपास के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। कपास जो है आपकी काली मिट्टी में उगती है। कपास जो है काली मिट्टी में उगती है। वैसे तो वो किसी और मिट्टी में भी उग सकती है, लेकिन सबसे उपयुक्त माना जाता है और सबसे अधिक फसल होता है काली मिट्टी में। अब आप भारत का मैप निकालें और देखिए कि काली मिट्टी कहाँ कहाँ पाया जा सकता है। हम बाय ऑप्शन चलते हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले उत्तर दक्षिण में बना लेता हूँ मैप में। ये हमारा है ना, ये हो गया हमारा उत्तर, ये पूरब, ये दक्षिण और ये पश्चिम। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि उत्तर पश्चिम भारत और गंगई क्षेत्र का पश्चिमी बंगाल। क्या उत्तर पश्चिम भारत इतने में क्या हमको काली मिट्टी मिलने की संभावना है? ठीक है, पहली बात तो जो उत्तरी क्षेत्र है हिमालय वाला, वो तो पूरा बर्फ से ढका हुआ है। ठीक है, ऊपर बर्फ से ढका है, बाकी जगह तो हमको काली मिट्टी मिलेगी नहीं। और जस्ट नीचे आते हैं तो हमको जलोढ़ मिट्टी मिल जाती है ना। ये यूपी के मैदान में, उत्तर प्रदेश के मैदान में हमको पूरा का पूरा जलोढ़ मिट्टी मिलता है पूरे पश्चिम बंगाल के जाते तक। तो क्या हमारा पहला ऑप्शन सही हो सकता है? बिल्कुल नहीं, पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन चलते हैं, उत्तर पश्चिम और पश्चिमी भारत। उत्तर पश्चिम और पश्चिमी भारत। पश्चिमी भारत एक बार सही है, लेकिन हमको कुल लिया गया है उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम में ये हिस्सा आ जाता है। ये तो पूरे क्या चीज है? मरुस्थल है ना। जो राजस्थान का जो क्षेत्र है ये तो मरुस्थल है, तो यहाँ तो काली मिट्टी की संभावना ही नहीं है। और कहा गया कि अधिकतम, तो अधिकतम कहाँ होगा? जहाँ काली मिट्टी होगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन भी गलत हो गया। ऑप्शन बी गलत हो गया। अब डी के पास चलते हैं। उत्तर भारत का मैदान। उत्तर भारत के मैदान में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, तो यहाँ कपास होगा, लेकिन काली मिट्टी की अपेक्षा कम होगा। अब हमारा ऑप्शन बचता है सी, पश्चिमी भारत और दक्षिणी भारत। ठीक है, पश्चिमी भारत कहा जाए तो हम इतने को अगर पश्चिम मान के चलें, ये गुजरात वाला हिस्सा, ठीक है बाई ऑप्शन, तो ये गुजरात पूरा काली मिट्टी से बना हुआ है। साथ में यदि हम दक्षिण मान के चलते हैं तो ये जो महाराष्ट्र का जो हिस्सा है ऊपर नीचे वाला, इसको हम दक्षिण भारत मान के चले, यहाँ काली मिट्टी अधिक है। ये दक्कन के पठार है और दक्कन का पठार ही है जो काली मिट्टी के लिए उपयुक्त है। अब इसको मैप के साथ आप प्रूफ में देख लीजिए। अब देख लीजिए है हमारे मिट्टियों का विवरण। काली मिट्टी कौन सी है? तो जिसमें आपको पिंक कलर दिखेगा, हल्का पिंक कलर, ये हमारी काली मिट्टी है। ये देखिए, ये काली मिट्टी है, ये काली मिट्टी है, ये काली मिट्टी है। काली मिट्टी क्या आपको कहीं उत्तर में दिख रहा है? बिल्कुल नहीं, है ना। पश्चिमी में दिख रहा है, ये तो मरुस्थल हो गया, ये पश्चिमी हो गया। तो यहाँ तो काली कपास का उत्पादन होना संभव ही नहीं है, उत्तर भारत के मैदान में संभव नहीं है। तो इस प्रकार ये देख ले, यूपीएससी ऐसे ही प्रश्न पूछेगी आपसे, केवल कॉन्सेप्ट वाला, आपको रटने वाला कोई बात ही नहीं है। यदि मिट्टी का विवरण आपको पता रहता कि भारत के किस हिस्से में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो ये प्रश्न आपसे बन जाता या फिर बन सकता है जब आप एग्जाम में बैठोगे। अगला प्रश्न देखिए, आज हमारा लास्ट प्रश्न है आज का। दिए हुए मानचित्र में चार क्षेत्र को दिखाया गया है जो भिन्न भिन्न तरीकों से छायांकित किया गया है। ठीक है, निम्न में से 3 धान्य क्षेत्र के उत्पादन क्षेत्रों को इंगित करते हैं और एक धान्येतर सस्य, धान्येतर सस्य मतलब जहां धान का उत्पादन कम या नहीं होता। ठीक है, इसका मतलब हो गया। अब मैप को ध्यान से देखिए और पढ़िए। 4 भागों में बांटा गया है अलग अलग प्रकार से। एक है सीधा लाइन, कुछ डॉट बना है, कुछ में डिब्बे बनाया गया है। ये 4 क्षेत्र हमको दिखाया गया है। ठीक है, अब कह रहा है कि इसमें से कोई 3 क्षेत्र ऐसे हैं जहां धान अधिक उत्पादन होता है और एक क्षेत्र में धान उत्पादन नहीं होता। अभी हमने देखा है कि जो महाराष्ट्र और हल्का से गुजरात का जो एरिया है, वहाँ क्या मिलता है? काली मिट्टी मिलती है और काली मिट्टी में कपास होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गुजरात में धान की खेती नहीं होती, लेकिन यदि हम पूरे को कंपेयर करके देखें तो गुजरात में छत्तीसगढ़, यूपी और बंगाल और बाकी क्षेत्रों की अपेक्षा धान कम ही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये कैसे बता सकते हैं? ये देखिए, ये जो हिस्सा है हमारा, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे हमारा काली मिट्टी है, यहाँ धान उत्पादन कम हुआ, जबकि पश्चिम बंगाल हो गया, बाकी ये यूपी हो गया और नीचे का जो क्षेत्र है यहाँ धान हमको अधिक मिलेगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा जहाँ धान का उत्पादन नहीं होता है? तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर, है ना, डॉट डॉट वाला। तो 4 नंबर इसमें मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का प्रश्न। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।